आज अपना टॉपिक है एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है आपकी डायूरेटिक्स के। जो आपका जो डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होती है उसका काम होता है यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज करना, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करना। जबकि जो एंटी जो डायूरेटिक्स होती है इसका काम होता है जो डायूरेटिक इफेक्ट होता है या जो डायूरेसिस होता है या जो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रखा है या यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रखी है उसको डिक्रीज करना, उसको कम करना या उसको रिड्यूस करना। तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। दीज आर ड्रग्स दैट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम पर्टिकुलर इन डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज जो इंसिपिडस जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है कि यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। जो पेशेंट होता है वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है। तो उस टाइप की जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं अपन डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो उसको यदि अपन को कम करना है तो उसके जस्ट अपोजिट अपन उसको ड्रग देंगे एंटी डायूरेटिक्स, जो कि आपका यूरिन वॉल्यूम को कम कर देगी, उसको रिड्यूस कर देगी। तो डेफिनेशन आती है इसकी, दीज आर ड्रग्स देट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम पर्टिकुलरली इन डायबिटीज इंसिपिडस। क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस एक पर्टिकुलर ऐसी डिजीज है जिसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी बढ़ती है। फिर आ जाओ इसका क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन इसका 3 सब क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच भी बोलते हैं या वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। सेकेंड आता है आपका डेस्मोप्रेसिन, लिप्रेसिन और टर्लिप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन डेस्मोप्रेसिन, लिप्रेसिन और टर्लिप्रेसिन। इसका सेकंड सब क्लासिफिकेशन आता है थियाजाइड डायूरेटिक्स। थियाजाइड डायूरेटिक्स के अंदर आती है आपकी अमाइलोराइड। नेक्स्ट आती है मिसलेनियस या अदर सब क्लासिफिकेशन आता है इसका, जिसके अंदर 2 ड्रग्स आती है क्लोरप्रोपेमाइड और सेकंड आती है कार्बेमेजेपिन। फिर आता हूँ इसके अंदर रिसेप्टार्स। इसके अंदर 2 टाइप्स के रिसेप्टार होते हैं, V1 और V2। रिसेप्टार से जाके आपकी ये एंटी डायूरेटिक्स जो ड्रग्स है वो जाके बाइंड होगी, उसके बाद के अंदर अपना आगे का एक्शन स्टार्ट होगा। तो यदि वो V1 रिसेप्टार से जाके बाइंड होती है तो उससे आता है आपका वेजोकंस्ट्रिक्शन, स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन जो कि आपका क्लोटिंग के अंदर मेनली रोल होता है इसका, ACTH रिलीज। यदि V2 रिसेप्टार से जाके बाइंड होती है तो ये जो आपके प्राइमरली जो आपके V2 रिसेप्टार होते हैं प्रेजेंट होते हैं मेनली कलेक्टिंग डक्ट, जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है V2 रिसेप्टार, और इसकी वजह से, इसके स्टिमुलेशन की वजह से ये आपकी जो वाटर परमेबिलिटी होती है उसको रेगुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट आता है इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहले आता है अपना किडनी। किडनी के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती है किडनी के अंदर उस पर एक्ट करता है एडीएच, ठीक है। और उसमें क्या होता है, वाटर की जो परमिबिलिटी होती है वो इंक्रीज करता है, और इसकी वजह से इम्प्रूव वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो वाटर है वो वापस से आपका सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर कम पहुंचेगा, यूरिन फॉर्मेशन भी कम होगा। तो जो आपका एडीएच होता है वो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो आपका यूरिन है या जो वाटर है वो वापस से ब्लड के अंदर आने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन आगे ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन कम होगा। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका जो एक्शन होता है मेनली कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स थ्रू V1 रिसेप्टार। क्योंकि अपन ने देखा था V1 रिसेप्टार से यदि एंटी डायूरेटिक्स बाइंड होती है तो उसका एक्शन होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो ब्लड वेसल्स पे मेनली आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपकी बीपी इंक्रीज हो सकती है, बीपी इंक्रीज हो सकती है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, इसलिए इसको वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है यूट्रस के ऊपर एक्शन। यूट्रस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसे ऑक्सीटोसिन करवाता है। ऑक्सीटोसिन जैसे लेट प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, एंड स्टेज होती है प्रेगनेंसी, तो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट होता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। उसी की तरह आपका जो ये एडीएच वगैरह है या आपका एंटी डायूरेटिक्स है, वेसोप्रेसिन है,
डेस्मोप्रेसिन है, ये सब यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सीएनएस। सीएनएस के ऊपर मेनली एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है, एसीटीएच रिलीज इसी के थ्रू मीडिएट होता है, और लर्निंग ऑफ टास्क को लर्न करने में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट आ जाओ, इसका एक रोल होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्लेटलेट्स को जैसे कहीं भी कोई भी चोट लगती है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे जो क्लोटिंग बनती है उस टाइम क्या होता है, वहाँ पे प्लेटलेट आगे एक जगह एग्रीगेट होने लग जाती है। वो मेनली हेल्प करता है आपका एडीएच या वेसोप्रेसिन। अलग आता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होने लग जाता है तो जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है ग्लाइकोजन वो टूटने लग जाता है, टूट के वो बनता है आपका ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट आता है रिलीज कोएगुलेशन फैक्टर 8 और एक होता है वोन विलब्रेंड्स फैक्टर। ये मेनली आपके कोएगुलेटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये एडीएच के थ्रू ये आपके रिलीज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर, इसका होता है कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। अपन ने देखा था V1 रिसेप्टर्स में जब एंटी डायरेक्टिक्स बाइंड होती है तो पहला एक्शन था वेजो कंस्ट्रिक्शन, दूसरा आता है स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये सब इसके आते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक पर्टिकुलर ड्रग का एग्जाम्पल दे रखा है डेस्मोप्रेसिन। जो डेस्मोप्रेसिन होती है सिंथेटिक पेप्टाइड इज ए सिलेक्टिव V2 एगोनिस्ट। ये मेनली V2 रिसेप्टर होता है, उससे जाके बाइंड होती है। और अपन ने देखा था जो V2 रिसेप्टर होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर की परमिलिबिलिटी इंक्रीज करके आपके वाटर को रिटेंशन करता है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है वापस से कलेक्टिंग डक्ट से। उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन कम होता है। तो ये आपका मेनली V2 रिसेप्टर से बाइंड होता है। ये मोर पोटेंट एंटी डायरेटिक देन AVP, मतलब जो आपकी वेसोप्रेसिन होता है उससे ज़्यादा पोटेंट होती है आपकी डेस्मोप्रेसिन। इसकी लॉन्गर एक्टिंग होती है, इसकी T-हाफ 1 से 2 घंटे की होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 से 12 आवर्स का होता है। इसका इंट्रानेजल रूट प्रिफर्ड, मेनली जो डेस्मोप्रेसिन देते हैं वो इंट्रानेजल के थ्रू देते हैं अपन। तो ये आती है आपकी डेस्मोप्रेसिन। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है 10 to 20% होती है थ्रू इंट्रानेजल रूट। तो ये आगे पर्टिकुलर आपकी एक एग्जांपल डेस्मोप्रेसिन का। अब आ जाओ यूजेज। ऑल ओवर जो एंटी डायरेटिक्स का यूज होता है, यदि एंटी डायरेटिक आपकी V2 जो रिसेप्टर होते हैं उससे बाइंड होती है, यदि V2 रिसेप्टर से बाइंड होती है तो इसका एक्शन सबसे पहले एक तो होता है डायबिटीज इंसिपिडस। अपन ने देखा स्टार्टिंग में तो डायबिटीज इंसिपिडस इस टाइप की डिजीज है, उसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, यूरिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और अपन ने देखा था जो यदि V2 एक्शन होता है तो वो कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन बना वो वापस से उसका वाटर रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल देती है। तो जो वाटर बन रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और यूरिन जो वॉल्यूम होती है वो भी कम हो जाती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही थी उसके अंदर अपन एंटी डायरेटिक्स देते ही उसका एक्शन होगा और यूरिन वॉल्यूम कम बनेगी। नेक्स्ट आते हैं बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में क्या होता है कि जैसे रात के टाइम बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि यूरिन ज़्यादा बनता है। तो जैसे अपन एंटी डायरेटिक दे देंगे तो उससे की वजह से यूरिन कम बनेगा और बेड वेटिंग की प्रॉब्लम कम होगी। नॉक्ट यूरिया इन एडल्ट्स, कई बार क्या होता है एडल्ट्स के अंदर भी टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्लीपिंग के टाइम में क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है यूरिनेशन पे वो फेल हो जाता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है अपन एंटी डायरेटिक देते हैं जिसकी वजह से कम बनता है यूरिन, और ये मेनली देते हैं आपके सोने से कुछ देर पहले। तो इसकी वजह से क्या होता है यूरिन कम बनेगा। तो जो ये नॉक्ट यूरिया एडल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है रात को बेड वेटिंग की, ये वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी और बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट। रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट के अंदर 5 से 10 जो यूनिट होती है वो IM अपन इसको इंजेक्ट करते हैं वेसोप्रेसिन को, और 2 माइक्रोग्राम ऑफ डेस्मोप्रेसिन कोज मैक्सिमम यूरिनरी कंसंट्रेशन, और उससे चेक करते हैं कि जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना है, वो आता है आपका रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट के अंदर।
एक आता है हीमोफीलिया वॉन विल्ब्रेंड डिजीज। ये दोनों आपकी कोएगुलेशन डिजीज होती है। हीमोफीलिया और वॉन विल्ब्रेंड डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड की क्लोटिंग होती है वो नहीं हो पाती। और अपन को पता है कि अपन ने स्टार्टिंग में फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर देखा था, एक तो ये वॉन विल्ब्रेंड डिजीज होती है उसके अंदर आपका फैक्टर होता है, ये उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा जो फैक्टर 8 होता है जो कि आपका कोएगुलेशन फैक्टर होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो यदि जैसे आपका जो कोएगुलेशन फैक्टर है 8 और जो ये जो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है स्टिमुलेट होगा, हीमोफीलिया और वॉन विल्ब्रेंड डिजीज अपने आप ही क्योर हो जाएगी। यदि V1 एक्शन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिकेज। यदि वेसोप्रेसिन अपन इंजेक्ट करते हैं तो वो ब्लीडिंग को रोकती है। कहा कि जो एपिगेस्ट्रिक जो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जो मेसेंटेरिक ब्लड वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा और उसकी वजह से क्या होता है जो ब्लीडिंग हो रही थी इसोफेगस के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगी या बंद हो जाएगी। बिफोर एब्डोमिनल रेडियोग्राफी जो आपकी वेसोप्रेसिन होती है और लिप्रेसिन होती है, ये क्या करती है जो गैसेज होती है एब्डोमेन के अंदर उसको आउट करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है जो एक्सरे के टाइम या जो भी अपन रेडियोग्राफी करते हैं तो उसमें क्या होता है जो शेडो बनती है एक्सरे वगैरह के अंदर वो नहीं बनेगी इसके अंदर। तो वो आपका सेकंड रोल हो गया बिफोर एब्डोमिनल रेडियोग्राफी के अंदर। अब आ जाओ इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में आता है नेजल इरिटेशन, क्योंकि अपन को पता है कि ये नेजल रूट के थ्रू देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इरिटेट भी कर सकती है। कंजेशन, उसकी वजह से क्या होता है थोड़ा सा जुकाम टाइप का ऐसे नेजल के अंदर कंजेशन फील हो सकता है। रायनाइटिस, इन्फ्लामेशन होने लग सकता है आपका। अल्सरेशन, अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं। एपिस्टेक्सिस मतलब ब्लीडिंग हो सकती है नोज के थ्रू। बेल्चिंग, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्योंकि अपन को पता है कि ये स्मूथ मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसकी वजह से आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं। बेल्चिंग वगैरह डायफ्राम मसल्स के अंदर ओवर एक्टिविटी की वजह से बेल्चिंग वगैरह भी हो सकती है। नोजिया वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है। पेलर, अर्ग और डिफिकेट, बैकएक इन फीमेल्स ड्यू टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। हाइपोनेट्रेमिया, ब्रेडिकार्डिया, एंजाइना, एलर्जिक रिएक्शन एक्सेट्रा, ये आती है इसकी साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट आता है अपना थियाजाइड टाइप की। डायूरेटिक्स थियाजाइड पैराडॉक्सली एक्सर्ट एन एंटी डायरेटिक इफेक्ट इन डायबिटीज इंसिपिडस। अपन ने जब डायूरेटिक्स पढ़ा था उसमें भी ये थियाजाइड टाइप की ड्रग यूज कर रहे थे, लेकिन ये पर्टिकुलरली क्या होता है जब अपन डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करते हैं तो जो ये डायूरेटिक्स थियाजाइड नाम में सो रहा है कि ये डायूरेटिक्स है, लेकिन इस जगह पे ये अपोजिट एक्शन करती है। और जो डायबिटीज इंसिपिडस जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है यूरिन वॉल्यूम को कम करती है। वैसे तो डायूरेटिक्स है, लेकिन यदि स्पेसिफिक अपन बात करें डायबिटीज इंसिपिडस की तो इस जगह पे ये क्या करती है यूरिन के वॉल्यूम को कम करेगी। अमाइलोराइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अब अपन ने देखा था थियाजाइड के अंदर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन देखा तब उसके अंदर एग्जांपल था अमाइलोराइड, ठीक है। फॉर लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है कि यदि कोई लिथियम की टॉक्सिसिटी की वजह से किडनी के अंदर कोई डिजीज होती है या किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आने की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होती है तो उसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक। तो बस ये होती है अपनी एंटी डायूरेटिक्स।